हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार विद्यार्थियों, यूपी पीसीएस के बैच में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम हर वीकेंड ये ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें हमने स्टार्ट किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इस वीकेंड हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के चलेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम क्वेश्चन भी कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर आप यूपी पीसीएस या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंडियन पॉलिटी में कमांड होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आप पुराने पेपर उठाएं तो लगभग 20% क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेपर में ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ज़्यादा ही पूछ दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज होना, कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। पूरा पॉलिटी का सब्जेक्ट बहुत वास्ट है। इसको कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे इसको याद रखना चाहिए। देखो, अगर आप सेक्शन वाइज याद रखेंगे, आर्टिकल वाइज याद रखेंगे तो बहुत मुश्किल है ये सब्जेक्ट याद रखना। तो इसमें मैं बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा कि राष्ट्रपति, देखो वो जो स्मॉल ट्रिक्स हैं जो आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल जाती हैं, पका चुनर का पुनर्योग, सर शपथ महाभियोग राष्ट्रपति के लिए, ठीक है, या इस तरह की जो भी ट्रिक्स हैं वो ट्रिक्स बहुत शॉर्ट टाइम में काम आती है। मतलब अगर आपने खाली ट्रिक्स के बेसिस पे चलना शुरू कर दिया तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा सिलेबस बात सब्जेक्ट है आपका परफेक्टली प्रीलिम्स का एग्ज़ाम निकल ही जाएगा, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो डिफरेंट तरीके से सेट होने लगा है। क्वेश्चन में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर ही आपसे 3-4 आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं। जैसे कॉमन सिविल कोड है, ये कहाँ डिफाइंड है, इसके अलावा दो चार उसी में और पूछ दिए गए। तो अगर आपको एक आता है तो दूसरे में आपको कंफ्यूज कर देते हैं। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं जो आपको एक सीक्वेंस में पढ़नी होती हैं। पूरे सब्जेक्ट को डिटेल में एनालाइज करना होता है, पढ़ना होता है। यहाँ पर पूरे डिटेल में पूरी तरीके से आपको प्रोवाइड की जाएगी कि कैसे डिटेल में पॉलिटी को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इंडियन पॉलिटी को प्रीएम्बल से स्टार्ट करते हैं कि प्रीएम्बल में हमने क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले प्रीएम्बल में हमें मेन चीज़ें देखनी है कि हमें प्रीएम्बल के की नोट क्या हैं और प्रीएम्बल जो है वो किस शख्सियत ने प्रीएम्बल के बारे में क्या क्या कहा है। तो सबसे पहले हम आते हैं, देखो जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, प्रीलिम्स में कोई मीडियम लेके मत चलो। पेपर दोनों मोड पे लिखा हुआ आता है, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। तो जो पढ़ाते हैं वो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो दोनों लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए। और आपको जो नोट्स हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसकी आप टेंशन ना लो। ये पीपीटी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पीपीटी भी आपको दे दी जाएगी। अब सबसे पहले प्रस्तावना है। व्हाट इज़ प्रीएम्बल? प्रस्तावना क्या है, तो इसके बारे में किसने क्या क्या कहा है। तो सबसे पहले जो ड्राफ्टिंग कमेटी, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हमारा संविधान अस्तित्व आया उससे पहले जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी तो क्या डिफरेंट को इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में एक ही चैप्टर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स के सब्जेक्ट में हमें जो क्लिक करना है, जो क्वेश्चन किस तरह से आता है उस बेसिस पे पूरा सब्जेक्ट, पूरा पैटर्न क्वेश्चन का हमें कवर करना है। क्योंकि अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरा इस तरह से तो फिर वो आप दूसरा बैच ज्वाइन कर लीजिए जो कि फाउंडेशन बैच है हमारा। फाउंडेशन बैच में हम एक एक चीज़ बहुत डिटेल में बताएंगे, लेकिन इस बैच में हम क्रैश कोर्स के माध्यम से हम पूरा जल्दी से आपको संविधान में जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं वो सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि व्हाट इज़ प्रीएम्बल, तो प्रीएम्बल के लिए जो कन्हैया लाल मुंशी जी हैं उन्होंने क्या कहा था, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेंबर हैं, और इन्होंने जो ये कहा था कि प्रीएम्बल जो है वो पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है। तो प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल को पॉलिटिकल हॉरोस्कोप जो है वो के.एम. मुंशी ने कहा है, ठीक है। इसके बाद अर्नेस्ट बर्कर है। अब देखो अर्नेस्ट बर्कर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार होता है कि आपको लगता है कि प्रीएम्बल को जो है की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा। अब आपको हिंदी में आप महात्मा गांधी ऑप्शन दे देगा, के.एम. मुंशी दे देगा, चंद्रवेग दे देगा, तो आपको लगेगा कोई इंडियन ही होगा। तो आप कोई भी अगर तुक्का भी मारोगे तो इंडियन मार के चले जाओगे, लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में रिपीट में कि ये किसने कहा है। तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट बर्कर, इन्होंने कहा है प्रीएम्बल जो है वो की नोट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। N.A. पालकीवाला ने क्या कहा है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से आइडेंटिटी कार्ड है, पहचान पत्र है हमारे भारतीय संविधान का। ये प्रीएम्बल जो है आइडेंटिटी कार्ड है, बिना इसकी आइडेंटिटी हमारे संविधान की आइडेंटिटी पॉसिबल नहीं है।
अब अल्लादी कृष्णा स्वामी है, देखो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स के बारे में जानकारी रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भारत का संविधान पढ़ने जा रहे हैं। तो संविधान निर्माताओं को के बारे में जानने का एक तरह से आपको क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि हमारे संविधान निर्माता कौन थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाके, लेकिन मेन पॉइंट्स हमें कवर करना बहुत ज़रूरी है। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा है कि जो प्रेम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक्सप्रेस करता है थॉट्स एंड ड्रीम्स सो लॉन्ग, कि ये प्रेम्बल जो है हमारे, वो हमारे थॉट्स हैं, हमारे ड्रीम्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो ये अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा है। एन.ए. पालिकावाला ने इसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का है। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा है सोल हमारे संविधान की आत्मा है। ये किसने कहा है? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। तो ये हमने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे आपको की नोट किसने कहा है? अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने कहा है। एन.ए. पालिकावाला ने इसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हैं, इन्होंने कहा है कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमारा ड्रीम है, कि हमने क्या सपना सोचा है भारत के प्रति, अखंड भारत के निर्माण का जो हमने सपना सोचा है, वो एक तरह से वो सपना है हमारा। ये प्रियम्बल वो सपने को साकार करने के लिए एक कदम है हमारा। एक तरह का सपना है कि हमारा संविधान कैसा होगा, तो ये प्रियम्बल से हम आइडेंटिफाई करते हैं। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने से सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान की आत्मा कहा गया, ठीक है। अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन की कि ये जो है संविधान ये कहाँ से लिया गया। तो सबसे पहले ये है फर्स्ट कंट्री जो है ये यूएसए जो है, इसने सबसे पहले संविधान को इसी में संविधान को यूज़ किया था, प्रेम्बल को यूज़ किया था, ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसमें भी वी द पीपल से जो हेडिंग है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वी द पीपल, तो इसमें भी यहाँ पे वी द पीपल से हेडिंग यहाँ पे स्टार्ट होती है। अब देखो प्रियम्बल की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 13 दिसंबर को जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, इसके बारे में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया। जी हाँ, आप इमेज देख रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अब इसको साइन किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 13 दिसंबर 1946 को। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब हमारा प्रियम्बल है, प्रियम्बल में हमने अगर इसको डिवाइड किया है तो 3 पार्ट में मैंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर तरीके से डिवाइड किया है समझाने के लिए। सबसे पहला जो पोर्शन है वो नेचर ऑफ द स्टेट के बारे में डिफाइन करता है कि स्टेट की यानी राज्य की प्रकृति क्या है। दूसरा पार्ट इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करता है और तीसरा पार्ट ये बात करता है कि हमारा संविधान अंगीकार कब हुआ, कब अडॉप्ट हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी डेट क्या थी, उसके बारे में बात करता है। तो चलिए देखते हैं प्रियम्बल में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल के बारे में, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये 5 कीवर्ड, सोवन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये हमारे स्टेट के नेचर को डिफाइन करता है, राज्य की प्रकृति को डिफाइन करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट पूछ दिया जाता है आपसे कि हमारे में ये जो सोवन है, सेकुलर है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ये क्या दर्शाते हैं हमारे संविधान में? तो ये उसकी प्रकृति को दर्शाते हैं। तो नेचर ऑफ द स्टेट को दर्शाते हैं। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत को एक, हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, सोवन, सोशलिस्ट, सेकुलर यानी कि पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, राइट। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ठीक है, टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये किसको, ये हेडर जो है वो किसको शो करता है? नेचर ऑफ द स्टेट को। क्या कि हम भारत के लोग
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सोवर्ण, राइट, सोवर्ण क्या होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि जो अपने आप में जो स्टेट जो है उसका एक जो भी राजा है, जैसे हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री जी हैं वो एक तरीके से स्टेट को कंडक्ट करते हैं, वो अपने स्टेट के लिए जो भी रिजोल्यूशन जो भी ऑर्डर पास करते हैं वो बाइंडिंग फोर्स होगी हमारे स्टेट के लोगों के लिए, पब्लिक के लिए। तो दिस इज द सोवर्ण, हमारा स्टेट जब भी कोई भी आज़ाद कंट्री है उसका अपनी सोवर्निटी होती है, तो दिस इज कॉल्ड द सोवर्ण, राइट। सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, और हम चाहते हैं कि भारत के समस्त नागरिकों को क्या मिले, जस्टिस मिले। जस्टिस मतलब न्याय, किससे, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हम यहाँ पे सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं। लिबर्टी की बात करते हैं, यानी कि हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने विचारों को व्यक्त करने की और पूजा करने की। इक्वालिटी की हम बात करते हैं, यानी कि हमें इक्वालिटी होनी चाहिए। समता की बात करते हैं यहाँ पे कि हमें प्रतिष्ठाएं और समान अवसर, स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग ऑल ऑफ देम, ठीक है, कि हमें समान अवसर प्राप्त हों और प्रतिष्ठा हमारी जो है वो प्रतिष्ठा बनी रहे, राज्य उसको सिक्योर करे। पहली में नेचर ऑफ द स्टेट की बात की गई है, फिर इस ऑब्जेक्टिव की बात की गई है। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी यानी कि फ्रेटर्निटी फॉर एश्योरिंग, यानी व्यक्ति की गरिमा, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने में बढ़ावा देगी। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि ये हमने नेचर ऑफ द स्टेट की बात की। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये बिल्कुल आपको एक तरफ से याद कर लेना है, एक लाइन भी नहीं छोड़नी है। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव याद कर लेने, जस्टिस किसकी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता हमारी किस में होनी चाहिए, धार्मिक यानी पूजा पाठ की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता हमें होनी चाहिए, अपने विचारों के व्यक्त करने की स्वतंत्रता हमें होनी चाहिए। इक्वालिटी की बात की गई है, स्टेटस जो है इस तरह से नहीं करेगा, अपॉर्चुनिटी देगा सबको हर चीज़ में। और फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, यानी कि हमारी गरिमापूर्ण जीवन हमें जीने का, इसमें कई सारे फिर बाद में पिटीशन भी डाली गई हैं। और इसके बाद जो हमारे आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डाली जाती है, उसके अंतर्गत जो आर्टिकल 21 है उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस किए गए। मेनका गांधी का केस है, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। गोलकनाथ का केस हम डिस्कस करेंगे, तो बहुत ही अच्छे से हम आगे संविधान को पूरा डिस्कस करेंगे। आज हम जो है इसकी प्रियम्बल के बारे में बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर करते हैं पूरा। इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th और डे ऑफ नवंबर 1949 हियर बाई अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिफ्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू अवरसेल्फ, यानी कि हमने यह दृढ़ संकल्प कर इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। यानी ये क्या डेट ऑफ एडॉप्शन है आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अंगीकार किया इस दिन, डेट ऑफ एडॉप्शन, संविधान इस दिन अडॉप्ट किया गया। तो 26 नवंबर एडॉप्शन डेट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जब हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है इसमें, ठीक है। तो देखो जो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया, फिर 26 जनवरी 1900 डोमिनियन स्टेट में हमारा देश था, 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 के बीच में, ठीक है। जहाँ पे डोमिनियन स्टेट में ये कह सकते हैं कि ये जो पीरियड है 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 के बीच का टाइम, ये टाइम जो है हमारा डोमिनियन स्टेट कहलाया गया। यानी कि यहाँ पे इंडिया इज नाइदर डिपेंडेंसी नॉर ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट इंडिपेंडेंट स्टेट। तो डोमिनियन स्टेट यानी कि इस समय कुछ ऐसी थी जो कुछ बाउंडेशंस थी, वो जो दूसरे स्टेट्स पे हमारे ऊपर जो हम अंग्रेजों को गुलाम रहे उसके कारण जो भी, लेकिन हम 26 जनवरी 1950 के बाद हमारा देश एक पूरी तरीके से सोवर्ण हो गया। सोवर्ण का मतलब यहाँ क्या है कि अब हमारे ऊपर किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है किसी भी स्टेट की, और ना ही कोई डोमिनियन है किसी तरह का किसी और नेशन का हमारे ऊपर।
मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया और यूनियन मेंबरशिप डज नॉट डिमिनिश इट्स सोवरेनिटी, यानी कि जो भी कोई मेंबरशिप है वो हमारी किसी भी देश के साथ कोई मेंबरशिप है, यूएन के साथ जो मेंबरशिप है वो हमारी सोवरेनिटी को नहीं डिमिनिश कर सकती है। सोशलिस्ट वर्ड हमारे संविधान में नहीं था, तो इसमें जो है 42nd अमेंडमेंट हुआ और 42nd अमेंडमेंट के बाद 42वें अमेंडमेंट के बाद हमारे संविधान में सोशलिस्ट वर्ड को जोड़ा गया 1976 में, ठीक है, जिसे हम गांधीयन सोशलिज्म कहते हैं। ठीक है, इक्वालिटी हमारे यहाँ सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी है। सोशल इक्वालिटी फ्री फ्रॉम कास्ट, कलर, रीजन, सेक्स एंड लैंग्वेज। ये आगे हम इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसमें फाइव हमारे ऑब्जेक्ट हैं, कास्ट, कलर, रिलीजन, सेक्स एंड लैंग्वेज। इससे हमारे पास इक्वालिटी है। इकोनॉमिक जो है वो हमारे स्टेट जो है सबको एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा रिसोर्सेस का। ठीक है, तो सोशलिस्ट जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोशलिस्ट वर्ड जो है हमारे संविधान में सोशलिज्म जो है वो हमारा 42nd अमेंडमेंट के बाद आया गया है, और सोशलिस्ट और सोशलिज्म, राइट। तो इसमें जो है इस प्रियम्बल का जो इम्प्लिसिट जो है प्रियम्बल है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है एक तरह से। ठीक है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है सोशलिज्म, और इसमें 42nd अमेंडमेंट के बाद हमारे इसमें प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है सोशलिस्ट वर्ड का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे सोशलिज्म जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेट करते हुए एक आर्थिक न्याय की बात करती है, यानी समाजवाद की धारणा में ये सोशलिस्ट वर्ड है वो अंतर्निहित है, लोगों के आर्थिक न्याय के बारे में बात करता है। जस्टिस कहाँ से, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस में हमें सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ केस हैं, एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कभी कभी केस पूछ दिया जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल में जोड़े गए समाजवाद, सोशलिस्ट शब्द के प्रभाव के विषय में अपना विचार व्यक्त किया है इस केस में। तो एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का अगर कोई इंपॉर्टेंट आ जाता है क्वेश्चन तो इसमें यही आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्रियम्बल से जोड़े गए समाजवाद शब्द जो सोशलिस्ट शब्द है उसके प्रभाव के विषय में इसमें अपना विचार व्यक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट कंसीडर द इफेक्ट ऑफ द वर्ड सोशलिस्ट इन द प्रियम्बल। ठीक है, अब नेशनलाइजेशन और स्टेट ऑनरशिप ऑफ द इंडस्ट्री, इसके बारे में हम कैसे जानेंगे और हम आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज़ क्या है, और गवर्नमेंट ने क्या लार्ज स्कोप किया पॉपुलेशन को अपनी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को सही करने के लिए। समाजवाद और सामाजिक न्याय को इस सीमा तक लागू नहीं किया जा सकता है कि निजी स्वामित्व वाले वर्ग की उपेक्षा हो। ठीक है, तो जैसे कि इसमें एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी डेफिनेशन को बहुत ही क्लियर किया कि समाजवाद की डेफिनेशन जो है प्रियम्बल में जोड़े गए समाजवाद शब्द के प्रभाव में अपना विचार ये व्यक्त किया है कि जो नेशनलाइजेशन है, इसके हम नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयता के बारे में तो देखेंगे, स्टेट की ऑनरशिप के बारे में और इंडस्ट्री के रोल के बारे में बात की गई। इसमें जो प्राइवेट व्यक्ति हैं, तो जैसे कि प्राइवेट कंपनीज हैं या प्राइवेट मालिक हो गए या प्राइवेट ऑनर हो गए, तो ये क्या इनका कोई रोल नहीं है? तो इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी पॉपुलेशन को गवर्न करने में, यानी कि उनको इनके गवर्नमेंट के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को एक तरह से मेंटेन करने में इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो सोशलिज्म और इकोनॉमिक जस्टिस में जो है कैन नॉट बी पुश्ड टू इग्नोर इंटरेस्ट ऑफ अनोदर सेक्शन ऑफ द पब्लिक, यानी कि समाजवाद और सामाजिक न्याय की इस सीमा तक लागू नहीं किया जा सकता कि निजी स्वामित्व वाले वर्ग की उपेक्षा हो जाए, यानी भारतीयकरण तो होना चाहिए, राष्ट्रीयकरण भी होना चाहिए, लेकिन इसमें एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये कहा गया है कि इस हद तक नहीं होगा कि जो निजी स्वामित्व वाले लोग हैं या निजी स्वामित्व वाले वर्ग हैं उनकी बिल्कुल अपेक्षा हो जाए, लेकिन डोमिनियन जो यानी कि एक तरह से राष्ट्रीयता को जो है इसका जो झुकाव होगा वो पूरा राष्ट्रीयता की तरफ ही होगा। लेकिन एक जो तबका है जो इस देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा सहयोग है, एक तरह से सेकेंड हैंड है, तो उसको उस वर्ग की उपेक्षा जो है, जो निजी वर्ग है उसकी उपेक्षा कर नहीं की जा सकती है। ये इसमें एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बताया गया कि समाजवाद जो है वो एक राष्ट्रीय स्तर पर लागू रहेगा, राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगा, स्टेट ऑनरशिप होगी इसमें पूरी की पूरी, और इसका मेन झुकाव जो राष्ट्रीयता की तरफ ही रहेगा, लेकिन इसको इतना प्रभावी नहीं हो सकता कि ये निजी वर्ग की उपेक्षा ही पूरी तरीके से कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद दूसरा केस है DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बताया गया सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ सोशलिज्म
प्रोवाइड द डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ टू वर्किंग द पीपल। ठीक है, बेसिक फ्रेमवर्क जो है सोशलिज्म की, इसकी व्याख्या DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 में की गई है। अब सेकुलर वर्क जो है, धर्मनिरपेक्षता जो है, वो हमारा वर्ड है, वो 42nd अमेंडमेंट में आया है, वो मैंने बता ही दिया आपको। स्टेट विच डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन एज अ स्टेट रिलीजन, इट ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली। देखो धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा जो प्रेम से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो एक सीधा एक लाइन का क्वेश्चन आ जाता है कि क्या स्टेट किसी धर्म को बढ़ावा देता है? तो सबसे पहले है, स्टेट किसी भी धर्म को, अब धर्म के ऊपर अपनी मोहर नहीं लगाता। इट ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली। अब इसमें जो केस आता है SR मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सेकुलरिज्म को बेसिक फीचर ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया कि सेकुलरिज्म जो है वो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। देखो बहुत ढूंढ के हर जगह से जो बहुत निचोड़ के एक तरह से जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने खाली डिस्कस किए हैं इसमें, नहीं तो ये काफ़ी, ये क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस इसमें नहीं करेंगे। तो इसमें हमने जो मेन पॉइंट्स है, जो प्रीलिम्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी सब्जेक्टिव लाइन से क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट मैटर से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलेवेंट है, वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, अरुणा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिस्पेक्ट टुवर्ड द डिफरेंट रिलीजन। इसमें अरुणा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि डिफरेंट रिलीजन्स हैं उनके प्रति आप अपना सहयोग करें, रिस्पेक्ट करें। ठीक है, अब इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चंस हैं। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैन इट बी अमेंडेड? ये हम बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, पूरा गोलकनाथ वार डिस्कस कर देंगे, इसमें सारे केस लॉज के डिस्कस करेंगे। अब हम इसकी बात करते हैं, व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ब्रॉट इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ब्रॉट इनटू द फोर्स विद इफेक्ट। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान अस्तित्व आया, तो ये कौन सा था? ये सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया था। ठीक है, मैंने समझाया था 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच के समय में डोमिनियन स्टेट में था, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद ये पूरी तरह से सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया। तो अब ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, कंफ्यूजिंग होते हैं, आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर पता करना होता है। द सोर्स ऑफ इंडियन सोवर्निटीज लाइज इन, देखो मैंने बहुत पहले कहा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसलिए आपको ये हेड बहुत अच्छे से पढ़ने हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और भारत के लोग, सोवर्निटी शब्द जो धर्मनिरपेक्ष जो है वो भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो पीपल ऑफ इंडिया ही सोवर्न है यहाँ पे। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड इन द ईयर, तो देखो इसमें ईयर पूछ लिया। अब आप 42nd अमेंडमेंट से लेके बैठे रहोगे तो यहाँ पे 1976 ये ईयर पूछा गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकुलर इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1976। ठीक है, द एक्सप्रेशन सोशलिस्ट वाज इंटेंशनली इंट्रोड्यूस इन प्रीएम्बल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट 1976। इट्स प्रिंसिपल एम इज, इसका मेन उद्देश्य क्या है? एलिमिनेट द इन इक्वालिटी इन इनकम एंड स्टेटस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कि इन इक्वालिटीज़ को, जैसे कि कई एक स्टैंडर्ड है, इनकम का स्टैंडर्ड है, असमानता को दूर करना, चाहे वो इनकम की हो चाहे स्टेटस की हो, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, तो ये इसका बेसिक फीचर है, बेसिक उद्देश्य है। हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज बाई, देखो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मैंने आपको फोटो दिखा दी थी जवाहरलाल नेहरू की, वो साइन कर रहे थे और डेट भी थी उसमें, तो वो आपको याद रखनी है, नहीं तो मैं बैक जाके दिखाता हूँ अभी आपको। तो ये चीज़ें ऐसे ही बिल्कुल, ये देखो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब साइन किया? 13 दिसंबर 1946 को इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। कौन साइन कर रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन साइन किया गया, विद डेट आपको याद रखनी है। ये चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट कराए जाएंगे इसमें। द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल इज इंस्पायर्ड बाई, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का जो आइडिया है वो प्रीएम्बल में किससे इंस्पायर्ड है? तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आप भूल सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो, वो सारे मैंने इसमें कवर कर दिए। ठीक है, पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ
महाराष्ट्र का केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें री बैरोवेरी का केस इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती का केस इंपॉर्टेंट है, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे केस लॉज जो हैं वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट के साथ जाता हूं कि आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपके यूपी पीसीएस से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के इस चैनल में बिल्कुल इसी तरीके से कवर किए जाएंगे कि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हालांकि हम लाइव आने वाले हैं, तो लाइव जब हम आएंगे तो लाइव क्लास का वीडियो लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा, और आप डायरेक्ट वहाँ से जा कर के आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। और नेक्स्ट वीकेंड से आपको, यानी कल संडे है, कल संडे हम लाइव आ रहे हैं 8 बजे। तो कल संडे 8 बजे लाइव आ रहे हैं। लाइव क्लास का डिस्कशन लिंक, डिस्क्रिप्शन लिंक इसमें हम अपने स्टेटस में शेयर कर देंगे। और कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है फंडामेंटल राइट्स की, किसी की छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास ढेरों क्वेश्चन होंगे। आप सारे कल क्वेश्चन पूछिएगा, जो भी लाइव क्लासेस में आप अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट पूछ सकते हैं, आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। और आप बिल्कुल स्टडी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, आप कल सारे क्वेश्चन पूछेंगे। फंडामेंटल राइट्स कल यहाँ पे पढ़ाया जाएगा लाइव 8 बजे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव क्लास का लिंक देने जा रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए और लाइव क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड समझ में आ सकें। और जो भी जीके के और हैं, करंट अफेयर्स हैं, वो भी धीरे धीरे हम पॉपुलर एक तरह से पब्लिश करते रहेंगे टाइम पे। लेकिन इस वीक से जो है हर वीकेंड आपकी लाइव क्लास कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्ट रहेगी, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन खत्म नहीं हो जाता। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।